हेलो क्लास, वेलकम टू सुनील स्टडी पॉइंट। जनरल साइंस की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री के। तो रसायन विज्ञान के आज हम 250 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं क्लास। इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूं जिसमें मैंने कि 125 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराए हैं। आज हम बाकी 125 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये हमारे साइंस का सेकेंड वीडियो है केमिस्ट्री का। तो इसमें हम सेलेक्ट किए हैं एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, सीसैट, बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीटेट और एस्टेट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ये ब्लॉक में लिखा हुआ है, इतने एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं क्लास। तो मैंने जो बुक ली है उसमें 1000 क्वेश्चंस के अराउंड हैं और उनमें से मैंने 250 क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री के सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। अगर आप किसी एग्जाम की मतलब तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका विज्ञान आता है, साइंस आता है, तो उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भाई कौन कौन से प्रश्न जो हैं ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से आप पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अगर किसी एग्ज़ाम में आप सिर्फ जानते हैं कि ये सिलेबस है और आप स्टार्ट कर दिए पढ़ना, तो काफ़ी लंबा हो सकता है और हो सकता है उस टाइप के प्रश्न आप ना पढ़ रहे हो जिस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उनको एक बार देखना बहुत आवश्यक होता है पढ़ाई शुरू करने से पहले क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। इनके थ्रू आपको लग जाएगा आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आपको किस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न, आइडिया आपको लग जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी तत्व के परमाणु भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो क्लास, किसी तत्व के परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास को किस में व्यक्त किया जाता है, तो इसको व्यक्त किया जाता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में किया जाता है। और एटॉमिक मास जो होता है क्लास, वो होता है आपका A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपका होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होता है। तो जो हमारा एटम होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो प्रेजेंट्स होते हैं, तो उनके सम को ही क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पक्ष में किसकी संख्या समान होती है क्लास। तो देखिए यहाँ पर परमाणु की संख्या समान होती है, मतलब जो एटम होता है, परमाणु को एटम कहते हैं इंग्लिश में, तो जो एटम होता है ना, इसकी संख्या क्या होती है, समान होती है। किसमें, रासायनिक समीकरण में। जो केमिकल इक्वेशन होती है वहाँ पर हमारा रिएक्टेंट होता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो बनता है वो होता है प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग जो बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें एटम को देखते हैं। ठीक है, कि भाई किस एलिमेंट के कितने एटम लेफ्ट साइड में है, उतने ही उसके राइट साइड में होने चाहिए। ये हम केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग जब करते हैं तब सीखते हैं क्लास। तो यहाँ पर आपको क्या होता है, एटम, तो एटम हमको इक्वल करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों यानी कि एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का सबसे पहले वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो इसको किया था सबसे पहले न्यूलैंड ने। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध है यानी कि कौन सा बॉन्ड होता है, तो सोडियम क्लोराइड में जो बॉन्ड होता है वो होता है आपका वैद्युत संयोजी बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होता है सोडियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। क्लास, ये वाला क्वेश्चन जो NaCl वाला है ना, कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जाता है। कम से कम मैंने जब देखा था तो ये 10 से ज़्यादा बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है NaCl वाला। तो होता बहुत आसान है, लेकिन आपसे ध्यान रखिएगा ये अलग अलग प्रकार से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता मतलब वैलेंसी, तो लोहे की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, तो ये होती है आपकी +3। अब देखिए फेरिक ऑक्साइड में एक आ रहा है ना, फेरिक एक आ रहा है और एक होता है फेरस, एक होता है फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक ऑक्साइड। तो आपको मैं बता दूं, देखिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप याद कर लीजिए, अगर इक लिखा हुआ है और अस लिखा हो, अस में आपको OUS दिखेगा और इक में लास्ट में आपको दिखेगा IS दिखेगा। ठीक है, IC दिखेगा, मतलब IC फेरिक में। तो जब फेरिक बोला जाएगा, इक वर्ड निकलेगा, तो आप हमेशा समझिएगा बड़ा वाला है, तो उसमें 3 वैलेंसी होगी लास्ट में। ठीक है, 3 हो या फिर 2 हो, जिसकी वैलेंसी मतलब 1-2 होती है, तो बड़ा वाला जो होता है ना उसमें इक लगता है और छोटे वाला जो होता है उसमें 2 लगता है। ठीक है, तो जो कम वाली वैलेंसी होती है उसमें अस होता है, जो बड़ी वाली वैलेंसी होती है उसमें इक लगता है। बस इतना ध्यान दीजिए। अगर इसकी 1 और 2 वैलेंसी होती तो 2 वाली इक हो जाती और पहली वाली अस हो जाती। ठीक है, तो फेरिक और फेरस ऐसा होता है। तो यहाँ पर फेरिक में 3 जो आप देख रहे हैं ये इसकी वैलेंसी, फेरिक इक लगा है ना, अगर यहीं पर फेरस ऑक्साइड होता तो इसकी वैलेंसी +2 हो जाती क्लास। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा होता है, तो देखिए सबसे छोटा जो संभावित यूनिट होता है वो होता है परमाणु यानी कि एटम। एटम सबसे छोटा यूनिट होता है। ये हमारी जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता है और
इससे ज़्यादा छोटा इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। डाल्टन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये बताया था कि जो एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उससे छोटा उसको और ब्रेक किया नहीं जा सकता, और वो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, यानी कि उसमें भाग लेता है, रासायनिक जो समीकरण होती हैं उसमें ये भाग लेता है। तो ये होता है आपका परमाणु यानी कि एटम। ठीक है, किसके द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो किसके द्वारा? तो ये होती है आपके नाभिकीय संलयन से द्वारा, मतलब ये एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो इसी के द्वारा क्या होता है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है क्लास। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह क्या करती है? तो जब कोई वस्तु जो होती है वो हमारी धनावेशित होती है तो वो करती है इलेक्ट्रॉन का परित्याग, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, डोनेट करती है। ठीक है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जो सोडियम है तो आपने इसके ऊपर देखा होगा प्लस चार्ज लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट कर दिया है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के ऊपर आपने देखा होगा इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो किया है डोनेट किया है। ठीक है, अगर प्लस चार्ज लगा होता है किसी पर तो उसका मतलब होता है उसने डोनेट किया है, और जितना नंबर लिखा हुआ होता है उसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है। ठीक है, और अगर माइनस होता है तो जस्ट अपोजिट होता है, उसने उतने इलेक्ट्रॉन क्या किया होता है, ग्रहण किया हुआ होता है, मतलब क्या रिसीव किया हुआ होता है। ठीक है, उसे रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वो क्या करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, परित्याग करती है। ठीक है, किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? तो किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक, इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एलिमेंट की अगर हमको जानकारी लेनी होती है तो उसके लिए हमको परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद उसका हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके भी यहाँ पे उसके जितने भी गुण होते हैं उनका हम पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे कौन प्रदर्शित करता है, तो परमाणु क्रमांक करता है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो देता है हमारी तत्व की यानी कि एलिमेंट की, वो परमाणु क्रमांक देता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अक्रिय गैस का मतलब होता है नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। तो इसको दोनों नाम से जाना जाता है क्लास, इसको नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है, और इसको इनर्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस, तो ये दो चीज़ कहते हैं इसको। और इसे इनर्ट गैस क्यों कहते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि इसके जो बाहरी कक्षा होती है, आउटर मोस्ट सेल होती है, जैसे आप मान लीजिए आपका बीच में एटम है तो इसके सबसे लास्ट वाली सेल समझ लिया आप ये वाली है। ठीक, आउटर मोस्ट सेल ये वाली है, इसको सेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको कक्षा बोलते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं तो इसी में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो अगर ये पूरी तरीके से भर जाएगी, ठीक, अगर ये पूरी तरीके से भर जाएगी तो फिर ये अक्रिय गैस बन जाएगी, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम लोग नहीं कभी पार्टी में जाते हैं, आपने देखा होगा, या फिर घर में बहुत अच्छा खाना बना है तो बिल्कुल गले तक खा लेते हैं, एकदम खा ही लिया पूरा। ठीक है, अब हमको कुछ भी मिल जाए, चाहे जितना फेवरेट क्यों ना मिल जाए, कोई सामने लाकर बिल्कुल ब्लैक वाला रसगुल्ला दे दे तो हम नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई गले तक भरा हुआ है खाना। तो सेम यहाँ पर भी है कि इनकी जो बाहरी कक्षा अगर भर गई तो फिर उनको किसी से मतलब नहीं होता है और ये अक्रिय हो जाते हैं कि अब हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में होते हैं तो ये भर जाता है। ठीक है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो ये आती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है, सड़े अंडे की गंध आती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है क्लास। कौन सी धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती है? ये भी 5 से 6 बार क्वेश्चन हमको दिखा था कि मतलब रिपीट हुआ है, चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती है कौन सी धातु? तो ये और कोई नहीं है, मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम धातु है। जो पटाखे वगैरह आप देखते हैं दिवाली में जलाते हैं तो जो उसमें सफ़ेद सफ़ेद जलती है, जब प्रकाश उत्पन्न करती है, तो वही होती है मैग्नीशियम। ठीक है, रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? तो इसका आविष्कार किया था चार्ल्स गुडईयर ने। किसमें वैद्युत संयोजक एवं सहसंयोजक बंद होते हैं? मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों जो बॉन्ड होते हैं ये किस में होते हैं? तो ये आपके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? तो आई थिंक ये आपको पता होगा। ठीक है, किस गैस का आवरण होता है जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको एब्जॉर्ब करता है? तो आप सब ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ओजोन। ओजोन को दिखाते हैं O3 से। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस
के प्रमुख संगठक क्या हैं? तो इसके प्रमुख संगठन है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। कौन सा तत्व प्राकृतिक में नहीं होता परंतु कृत्रिम विधि से उत्पन्न किया जा सकता है? तो ये आपका प्लूटोनियम है। काफी इंपॉर्टेंट है क्लास ये प्राकृतिक में नहीं होता है परंतु इसे कृत्रिम विधि से उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब आर्टिफिशियल मेथड से। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है टेम्परेचर पर, तापमान पर। एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.23 इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं है 23 है, तो ये होता है अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है, ये आप याद कर लीजिएगा, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री पर हाइड्रोजन से करने पर कौन सी गैस बनती है? ये H2 मतलब हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो कौन सी गैस बनती है? तो उस गैस का नाम है मीथेन, CH4, ये होता है मीथेन का फॉर्मूला। ठीक है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं, दलदली एरिया पे गैस पाई जाती है। विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो उसमें अक्री गैस, मतलब जो इनर्ट गैसेस होती है ना, वही प्रयुक्त होती है। ठीक है, और उसमें आर्गन गैस भी भरी हुई होती है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसमें आर्गन गैस भी होती है और साथ में इनर्ट गैस भी होती है। ठीक है, तो इनर्ट गैस को ही तो आर्गन गैस कहते हैं। देखिए, आर्गन भी तो एक इनर्ट गैस होती है। ठीक है, तो आर्गन है, क्योंकि आर्गन का क्या होता है, 18 होता है और लास्ट सेल क्या पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो जो आर्गन होती है एक इनर्ट गैस होती है। ठीक है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? अब देखिए, ऊपर बात करी गई थी इलेक्ट्रिक बल्ब की, और ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें पारे की वाष्प और आर्गन। तो देखा आपने, मैंने बताया था ना कि अक्रिय गैस भरी होती है, तो आर्गन भी एक अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस के साथ साथ इसमें पारे की वाष्प भी भरी होती है। ये ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें पारे की वाष्प होती है। अगर जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं तो उसमें पारे की वाष्प नहीं होती है। ठीक है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है जब सिगरेट लाइटर को जलाते हैं? तो उससे निकलती है आपकी मीथेन। कौन सी गैस चूने के पानी को सफेद बनाती है? तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो ये होता है आपका इंफ्रारेड रेस के कारण, जो इंफ्रारेड किरणें होती है ना, उनके कारण होता है। अश्रु गैस यानी कि आंसू गैस जो होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिला था। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनोन। किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका क्लोरीन को। आप देखते हैं जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं या फिर आपके आसपास जो टंकी लगी होती है बड़ी वाली, तो कभी कभी आपने पानी पिया होगा अपने घर का, काफ़ी अजीब सा लगता है, कि लगता है जैसे इसमें दवा दवा की महक आ रही है। तो कोई और दवा नहीं होती है, वो क्लोरीन होती है, वो टंकी में डाली जाती है। उसके थ्रू क्या होता है, जो उसका बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग इसीलिए ज़्यादातर किया जाता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो ये आपकी एसिटिलीन है। एसिटिलीन गैस जो होती है ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ये तो 10 से 12 बार क्वेश्चन दिखा है क्लास, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो उस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितने अलग अलग तरीके से पूछी जा रही है, तो मतलब कि इसी तरीके से मैंने बताया था आपको कि NaCl भी पूछा जाएगा अलग अलग तरीके से। तो देखिए, अब पूछा जा रहा है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोग घर में लाते हैं, जब उसको ढक्कन खोलते हैं तो अचानक से बबल्स निकलते हैं और फिर उससे आवाज़ आती है, तो उसके अंदर भी कौन सी गैस होती है? CO2 होती है, जो स्टार्टिंग में निकलती है। इसे आप ध्यान रखना है। आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, तो इस और गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं उस परत को, और उस पूरे पूरे प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए उसके ऊपर जो परत लगाई जाती है वो होती है जिंक की पतली परत होती है। ठीक है, और किस पर लगाई जाती है? आयरन की वस्तुओं को। लोहे को सड़ने से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का लेप किया जाता है। किसका? जिंक का लेप किया जाता है। ठीक, इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयरन के ऊपर किया जाता है, ठीक है, और किसका लेप किया जाता है? जिंक का लेप किया जाता है, और इसको कहते हैं क्या? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? तो ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट है। पानी और चौक के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है? तो इसको पृथक किया जा सकता है अवसादन द्वारा। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? ये आपका जब 3 HCl और 1 HNO3 एसिड मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, तो जब 3 मिल जाए आपके क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक भाग हो जाए आपका नाइट्रिक एसिड का,
तो वहाँ पर ये दोनों मिल करके बनाते हैं एक्वा रेजिया। ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार दिखा था हमें, ठीक है क्लास। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नंबर ऑफ रेपिटेशन को बता रहा है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी, इसीलिए मैं बोल देता हूँ ये 4 से 5 बार पूछा गया या फिर 10 से 12 बार। तो मैं हर एक क्वेश्चन को आपको बताता रहूँगा क्लास, ये सिर्फ इसलिए कि जिससे आपको आइडिया लगाने में मतलब हेल्प मिल जाए कि कौन सा क्वेश्चन कितनी ज़्यादा बार या किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है क्लास। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये इसका रासायनिक सूत्र है बेकिंग सोडा का। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो ये होता है आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम MgHCO3। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो बनता है आपका एसिटिलीन बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो एनहाइड्राइड है वो है सल्फर डाइऑक्साइड है। जब किसी जल की कठोरता यानी कि उसकी हार्डनेस उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि किसी जल की कठोरता जो है ना यानी उसकी हार्डनेस है, सिर्फ पानी को बॉयल कर दीजिए, ठीक है, और बॉयल करने से उसकी कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? दूर हो जाए, कठोरता को दूर कर दे सिर्फ बॉयल करने से, तब उसके नेचर को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं अस्थायी। अस्थायी था तभी तो बॉयल करने से दूर हो गया, ठीक है। अगर स्थायी होता तो चाहे आप जितना बॉयल करिए नहीं दूर होगा जब तक कि अलग से उसमें कुछ ना मिलाया जाए, ठीक है। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है वह क्या कहलाता है? वह मृद जल कहलाता है, ठीक है। जो क्या करता है साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से और बहुत ज़्यादा झाग देता है तो उसे क्या कहते हैं? मृद जल बोलते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह है आपका मेथिल एल्कोहल, ठीक है। मेथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH। अगर यहीं पर एथिल एल्कोहल कह दिया जाए तो आप क्या कह देंगे? C2H5, ठीक है, C2 कह देंगे और H5 कह देंगे और OH लगा देंगे तो हो जाएगा आपका एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह हम C2H5 की संख्या बढ़ाते रहेंगे और OH लास्ट में लगा रहेगा सेम सेम। तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, तो इस तरह बनता रहेगा क्लास, ठीक है। बस आपको C2H5 वाली जो संख्या है ये चेंज करते रहना है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व क्या है? तो आवर्त सारणी में जो सबसे हल्का तत्व है वो आपका लिथियम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना उसमें सबसे हल्का जो एलिमेंट है वो हमारा लिथियम है, ठीक है। लिथियम को Li से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। श्वेत फास्फोरस यानी कि व्हाइट फास्फोरस कहाँ रखा जाता है? तो ये आपका पानी में रखा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए ये भी कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाइट फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। तो इसको देखिए ऑप्शन में आपको केरोसिन ऑयल भी मिला था, अल्कोहल भी मिला था, पानी भी था और एक और ऑप्शन था आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पानी करिएगा क्योंकि जैसे हम लोग देखते नहीं कि सोडियम वगैरह जो रखा जाता है तो वो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो आप सोचेंगे मैग्नीशियम है जो पटाखे जलाते हैं तो उसमें जलता है तो इसका मतलब पानी में कहाँ रखा जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा इसे पानी में रखा जाता है, ठीक है। वात्या भट्टी का प्रयोग किसमें होता है? तो इसका प्रयोग होता है अपचयन में, मतलब रिडक्शन में होता है। फ्यूज का तार, जो फ्यूज का तार होता है घर में आपने देखा होगा लगा होता है, जो लाइट चली जाती है तो कहते हैं फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। तो वो किसका बना होता है? वो बना होता है आपका सीसा और टिन का। तो इन दोनों का मिक्सचर बना होता है। वो काफ़ी कमज़ोर होता है, जब उस पर थोड़ा लोड पड़ता है तो वो जल जाता है, ठीक है। अगर वो नहीं जले और वो नहीं टूटेगा तो काफ़ी दुर्घटना हो सकती है। जब भी थोड़ा सा कुछ लगता है कि हाँ भाई कुछ डिस्टर्ब होने वाला है, कुछ रिस्क होने वाला है, डेंजर होने वाला है, तो वो तार क्या करता है अपने आप फ्यूज हो जाता है, उस पर लोड पड़ता है उतना और वो जल जाता है और वो फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या कराना चाहिए? घर की चेकिंग। अत्यधिक आघात वर्तद्य मतलब मैलिएबल धातु कौन सा होता है? तो मैलिएबल धातु होता है सोना। मैलिएबल का मतलब ये होता है कि आप उसको पीट करके कितनी आसानी से किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितनी आसानी से वो मुड़ जाए। तो सबसे आसानी से मुड़ता है वो क्या होता है? सोना होता है, जो पीटने से बहुत आसानी से मुड़ जाता है। तो अत्यधिक आघात वर्ध्य है मतलब ये मैलिएबल है। तो सबसे अधिक मैलिएबल कौन सा होता है? वो आपका गोल्ड होता है, सोना। सोना को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Au से रिप्रेजेंट करते हैं। पारा किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? पारा, पारा मतलब Hg। तो ये सिनेबार से किससे? सिनेबार से प्राप्त किया जाता है पारा। पारा को मरकरी बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं Hg से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में।
किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है ऑक्सीडेशन के थ्रू ही लग जाती है। कहते हैं ना रस्टिंग हो गई है, लोहे पर जंग लग गई है, तो वो किसकी, जब ऑक्सीडेशन होता है तभी उस पर जंग लगती है। व्हाइट फास्फोरस को हमेशा किस में रखा जाता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमसे भी थोड़ा रिपीट हो गया, तो ये वाटर में रखा जाता है, पानी में। ठीक है, चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। हशीश नामक ड्रग किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? एक हशीश ड्रग होता है, तो इसको किस किस वृक्ष के फूलों से यानी किस पौधे के फूलों से बनाया जाता है? तो ये आपका हेम्प, हेम्प नाम है उसका, उससे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ब्रैकेट में भांग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भांग होता है। अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन जिस प्रक्रम द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुत पुराना और सबसे पहला प्रोसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रक्रम बोलते हैं उसको, जिससे अमोनिया का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पुराना और सबसे पहला उत्पादन यही है जो अभी अमोनिया का किया गया था। क्या है? हैबर प्रक्रम या फिर हैबर प्रोसेस। ये साइंटिस्ट का नाम है हैबर, उन्होंने इस प्रोसेस को दिया था, इसीलिए उनके नाम पर रख दिया कि हैबर प्रोसेस। एल्यूमिनियम निष्कर्षण प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हॉल प्रक्रम। बिटुमेनी कोयला से कोक का उत्पादन किस प्रक्रम से होता है? तो ये होता है आपका भंजक आसवन के द्वारा। रासायनिक तौर पर इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, इंटरफेरॉन क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैविक किस रोगों के कुछ विशेष प्रकारों के उपचार के काम आता है? मतलब माइटोमाइसिन जो है वो एक प्रतिजैविक है, वो किन रोगों के कुछ विशेष प्रकारों के उपचार में काम आता है? तो वो कैंसर के उपचार में काम आता है। रासायनिक यौगिक नियासिन तथा निकोटिनिक अम्ल किसका घटक है? तो ये आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक घटक है। ताम्र पिशाच जो बोलते हैं ना, ताम्र पिशाच जो डेविल है ना, जो आपका ताम्र डेविल, तो नामक शब्द का प्रयोग किस धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है? कौन सा ऐसा आपका धात्विक तत्व है, एलिमेंट है, जिसको दर्शाने के लिए इसका यूज किया गया? इस नाम का, किस नाम का? ताम्र पिशाच बोला गया उसको। ठीक है, पिशाच तो आपको पता ही क्या होता है, डेविल, डेमन, डेमन लोगों को बोलते हैं ना, तो ताम्र पिशाच किसको बोला गया? तो देखिए ये बोला गया है आपका निकल को। ठीक है, निकल को बोला गया है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं Ni से, निकल। स्टाइरिन नामक का उपयोग किस औद्योगिक उत्पादन में होता है? तो स्टाइरिन का उपयोग, नामक हटा दीजिएगा यहाँ से, स्टाइरिन का उपयोग जो है ना वो किस औद्योगिक उत्पादन में होता है? तो इसका उपयोग होता है प्लास्टिक बनाने में। ठीक है, प्लास्टिक उत्पादन में जब प्लास्टिक बनाया जाता है तो वहाँ पर स्टाइरिन यूज किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक प्रक्रम यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होता है उसके द्वारा सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है? तो उसके द्वारा सोडियम कार्बोनेट का नाम है धावन सोडा, धावन सोडा बोलते हैं उसको। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का इसका फॉर्मूला होता है आपका, देखिए Na2CO3, NO2CO3, और डॉट में लिख देते हैं 10H2O। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं 10 और H2O। ठीक है, ये होता है आपका धावन सोडा का फॉर्मूला। आम जीवाणुीय मरहम पट्टी में काम आने वाला ठोस पदार्थ कौन सा होता है? तो ये ठोस पदार्थ होता है आपका आयोडोफॉर्म होता है। क्या होता है? आयोडोफॉर्म। पिपरमेंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के किस रूप में काम आता है? यह आपका मेंथॉल होता है। ठीक है, क्या होता है? मेंथॉल होता है। अपमार्जक बनाने के लिए, क्या अपमार्जक जो होता है, अपमार्जक मतलब क्या होता है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल कौन सा है? तो ये होता है आपका लॉरेल अल्कोहल। क्या होता है? लॉरेल अल्कोहल। बराबर अनुपात में मिलाए गए ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के मिश्रण को क्या कहते हैं? ये आपको पता होना चाहिए, इसे बोलते हैं सुक्रोज। फ्लिंट कांच में क्या होता है? जो फ्लिंट कांच होता है उसमें आपको क्या होता है? लेड क्रोमेट होता है, लेड क्रोमेट। अपवर्जन यानी एक्सक्लूजन, आपने सुना होगा पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ, रूल दिया था इन्होंने, तो पाउलीज एक्सक्लूजन रूल। तो यहाँ पर देखिए एक्सक्लूजन लिखा हुआ है, तो शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंध है? तो नाम क्या है उनका? पाउली। देखिए पाउली ने ये रूल दिया था। सबसे पुराना पीड़ानाशक कौन सा है? तो वो है निकोटीन। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक पेप्टाइड है। रासायनिक तौर पर जल क्या है? तो जल एक ऑक्साइड है। न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये आपके नाइट्रिक अम्ल में पाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है। आलू की चित्ती यानी कि पोटैटो ब्लाइट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कवकनाशक कौन है? तो उसका नाम है कैप्टेन।
प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण क्या है? प्लेरॉन। प्लेरॉन जो है वो प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण है। फेल्पार। फेल्सपार जो है ना, फेल्सपार किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है उसका नाम क्या है? फेल्सपार। मैलेकाइट किसका अयस्क है? तो मैलेकाइट जो है वो तांबे का अयस्क है। मैलेकाइट का फॉर्मूला देखिए Cu2CO3OH हॉल ट्वाइस। तो ये आपका मैलेकाइट है और मैलेकाइट एक अयस्क है। किसका अयस्क है? ये तांबे का अयस्क है। क्लास एक अयस्क वाला वीडियो में मैंने आपके लिए अलग से बना रखा है। अगर कम से कम 20 से 30 इंपॉर्टेंट अयस्क हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी लिस्ट मैंने अलग से दे रखी है और यहाँ से क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है, तो कौन सा है घटक? वो नाइट्रोजन है। मतलब नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे वायुमंडलीय हवा में, तो इसीलिए उसका एक प्रमुख घटक है। किसके एसिटिलीकरण के से हीरोइन बनाई जा सकती है? किसके एसिटिलीकरण से हीरोइन बनाई जा सकती है? तो ये बनाई जा सकती है मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का जब क्या किया जाता है, एसिटिलीकरण किया जाता है, तो उससे हीरोइन बनाई जाती है। ये एक ड्रग होता है। एम्पिसिलिन किस तरह काम आती है? किसकी तरह काम आती है? जो एम्पिसिलिन होती है वो किसकी तरह काम आती है? तो वो एक प्रतिजैविक की तरह काम आती है। तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला पदार्थ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार पूछा गया है कि तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। मैंने कहा था ना आपसे अलग अलग पूछा जाएगा, तो ये वही NaCl है। सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक है जो मिलाया जाता है टेम्परेचर को कम करने के लिए। इससे बर्फ कम जल्दी पिघलती है, मतलब तभी तो लोग मिलाते हैं इसको। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो उसका नाम है रुफ्थिया जाल, स्फल्तिया जाल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्फल्तिया जाल। नाम भी अजीब है तो बोलते नहीं बना, देखिए इंग्लिश में लिखा होता तो दिख जाता। स्फल्तिया जाल बोलते हैं इसे, ठीक है, स्फल्तिया जाल। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाती है ये दवाई, ठीक है, कि अगर कोई रोग ना फैले उसके लिए। ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं ताप सुनम्य, यानी कि थर्मोप्लास्टिक। तिर्यकबद्ध बहुलक यानी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर किसका उदाहरण है? तो ये बैकेलाइट का उदाहरण है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो ये होता है एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का बहुलक है कौन? प्राकृतिक रबर। स्टेनलेस इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील जो होती है बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म कौन सा है? तो ये आपका क्रोमियम और इस्पात है, ठीक है। तो क्रोमियम और इस्पात है जो इससे स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है। भोजन में विटामिन डी की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है? तो ये क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। अगर विटामिन डी की कमी है तो इससे क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। क्लास एक वीडियो मैंने विटामिन का बना रखा है और उसमें पूरा डिटेल दिया है, हर एक प्रकार का विटामिन और पूरी जानकारी दे रखी है। तो 20 मिनट का वीडियो होगा लगभग, उसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी और कम से कम 70 प्रकार के जो मैंने आपको बता रखे हैं विटामिन से प्रश्न बता रखे हैं, आपको भी वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्लास पूरी जानकारी विटामिन की मिल जाएगी वहाँ पर, और विटामिन का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम रासायनिक तौर पर क्या होता है? तो ये आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम रासायनिक तौर पर यही होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट्रोक्रॉप नामक पौधे में क्या भरपूर होता है? तो इस पौधे में हाइड्रोकार्बन और प्रोटीन जो होता है ना वो भरपूर होता है। पौधे का नाम क्या है? पेट्रोक्रॉप। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दूध में पाए जाने वाले अन्य पौष्टिक तत्व कौन से हैं? तो वो आपके हैं कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन। ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया आपका पोटेशियम, ये हो गया आपका आयरन। कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टेक्सॉल किस पेड़ से निकलती है? तो ये निकलती है यू, एक वृक्ष का नाम है, पेड़ का नाम है, उससे निकाली जाती है, ठीक है। ये कैंसर के लिए बहुत उपयुक्त दवा है, ठीक है। ये क्या नाम है इसका? टेक्सॉल नाम है, ठीक है। प्रकृति में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है क्लास। ये जो तांबा होता है ना, ये आपका मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है, ठीक। कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट दोनों में पाया जाता है। क्या? तांबा। NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया क्लास। ये वैद्युत संयोजी बंध होता है। फेरिक ऑक्साइड में आयरन की संयोजकता क्या होती है? +3। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो ये आपका एटम है।
और किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है क्या? परमाणु क्रमांक करता है क्लास। ये 3 क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गए हैं। किस तत्व का उपयोग ब्यूटी पार्लर में बालों को सेट करने के लिए होता है? ठीक है, तो किस तत्व का उपयोग ब्यूटी पार्लर में बालों को सेट करने के लिए होता है? तो ये आपका सल्फर होता है। ठीक है, सल्फर से सेट करते हैं। 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा होता है? तो मतलब जिसमें 20 न्यूट्रॉन होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कण कौन सा होता है क्लास? देखिए वो आर्गन होता है। ठीक है, तो देखिए आर्गन का मैंने बताया था आपको एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। तो आपको पता है जितना आपका एटॉमिक नंबर होता है ना, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, किसी भी एलिमेंट में जितने आपके एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है? तो मेटल ऑफ होप जो है ना, वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका यूरेनियम को। ठीक है, यूरेनियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, पिटवा लोहा यानी कि रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो इसमें होती कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.12% से लेकर के 0.25% तक होती है। और पिटवा लोहा जो होता है, रॉट आयरन होता है, सबसे जो आयरन के मामले में सबसे शुद्ध आयरन होता है। ठीक है, ये शुद्ध लोहा होता है। तो और उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो इतनी होती है। तो कभी कभी सिर्फ इतना पूछा जाता है कि शुद्ध लोहा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो वो कहते हैं पिटवा लोहा। स्ट्रैटेजिक मेटल किसे कहा जाता है? तो ये बोलते हैं आपका टाइटेनियम को बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक मेटल बोलते हैं इसे। बहुमूल्य कठोर वस्तुओं को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो ये तांबा है। भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? तो ये कहते हैं हाइड्रोजन को। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो ये आपकी वैद्युत धनात्मक होती है। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार एंथ्रासाइड, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार एंथ्रासाइड में कार्बन कितने प्रतिशत होता है? अब देखिए सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइड, तो इसमें जो कार्बन होता है वो आपका कितना होता है? 75 से लेकर के कितना होता है? 90% तक होता है। विद्युत की सबसे अच्छी चालक यानी कंडक्टर धातु कौन सी होती है? कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है? ठीक है, तो वो होता है आपका Ag मतलब सिल्वर यानी कि चांदी। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये गैस है आपकी फ्रियोन। फ्रियोन जो है वो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो फोटोग्राफी होती है उसमें फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है फिक्सर के रूप में। मधुमक्खी दंश यानी कि बी स्टिंग के बाद किसके कारण दर्द और जलन होती है? जब आपको हो सकता है किसी को या फिर आपको ही हो सकता है आपके घर में कभी मधुमक्खी काटी हो, तो जो दर्द होता है और जलन होती है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है आपका मिथेनोइक अम्ल के कारण। पता तो सबको रहता है कि भाई कुछ ना कुछ डंक में था, वो चला गया, लेकिन उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड होता है जिसके कारण हमें दर्द और जलन होती है। कांसा यानी कि ब्रॉन्ज में तांबा यानी कि कॉपर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो ब्रॉन्ज में कॉपर की कितनी मात्रा होती है? कितने प्रतिशत होती है? 90% मात्रा होती है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो आपका सोडियम बेंजोएट प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक यानी कि पॉलीमर प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एथिलीन ग्लाइकॉन। मोती यानी कि पर्ल का मुख्य घटक क्या होता है? तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये पर्ल का मुख्य घटक होता है, मतलब जिससे वो बना होता है। बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करने वाला मुख्य घटक कौन सा होता है? तो ये आपका ये लेड होता है। लेड को क्या बोलते हैं? पीबी। ये मतलब लेड का पीबी सिंबल होता है। जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? अभी पीछे मैंने बताया था कि जो अगर अस्थायी जल है आपका, तो आप उसे बॉयल करेंगे और उसकी वो अस्थायी कठोरता होगी वो दूर हो जाएगी, मतलब हार्डनेस दूर हो जाएगी अगर वो अस्थायी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है स्थायी कठोरता दूर कैसे की जा सकती है, क्या मिलाने से? तो उसमें आपको मिलाना होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जब आप सोडियम कार्बोनेट मिला देंगे स्थायी कठोरता वाले जल में तो ये उसकी कठोरता को दूर कर देगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। एस्बेस्टस किससे मिलकर बनता है? तो ये आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। रेयॉन के विनिर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सेल्यूलोज किया जाता है।
ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, H2SO4 को बोलते हैं। सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है उसी को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं HCl। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों, आप इसे ध्यान रखिएगा। जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, देखिए हर जगह नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर बोल रहे हूँ वहाँ पर आप बोल रहा हूँ, वहाँ पर आपको काफ़ी ध्यान देना है क्लास। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब उसका तापमान घटकर कितना हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो जो गैसेस होती हैं वो जीरो वॉल्यूम को प्राप्त कर लेती हैं, मतलब शून्य आयतन को प्राप्त कर लेती हैं। स्वर्ण यानी कि गोल्ड किस पदार्थ में घुल जाता है? तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हमारा गोल्ड जो है वो घुल जाता है? तो वो होता है एक्वा रेजिया, जो कि मैंने पीछे बताया था आपको अभी, ठीक है, जिसमें 3 HCl होते हैं हमारे और एक होता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, 3 होते हैं आपके HCl और एक होता है आपको क्या, HNO3। जब इस तरह के प्रकार मिलेंगे तो बन जाएगा आपका एक्वारेजिया, और इसमें अगर आप ना गोल्ड डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लिक्विड अवस्था में पाई जाने वाली नॉन मेटल कौन सी है? तो ये आपकी है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है यानी कि अधातु है जो कि क्या करती है, मतलब लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर में भी ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो इसी तरह की एक मेटल भी है हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। वैसे तो जो मेटल होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि जो हमारा मरकरी होता है, ठीक है, जो मरकरी होता है ये धातु होने के बावजूद भी क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। और नॉन मेटल जो होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, ठीक है, लेकिन ये एक लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन से ही अक्सर पूछे जाते हैं क्लास, ठीक है। तो हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया, हमने टोटल 250 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं क्लास। वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत से क्वेश्चन ढूंढते हैं क्लास और बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगला जो वीडियो है वो उसमें हम आपको बनाने वाले हैं आपके लिए फिजिक्स का 250 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। और जब तक हमारे चैनल को आप क्या कर दीजिए, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। PDF, हाँ PDF आपको हाँ हम प्रोवाइड करा देंगे, तो उस PDF से आप रिवाइज कीजिएगा। एक बार आपने देख ही लिया है तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो थैंक यू आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए।